अच्छा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्सपेरिमेंट्स में। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो मेजरमेंट वाले पार्ट है उसमें इनको बड़ी वैल्यू दी जाती है। जब आप अपने प्रैक्टिकल्स में, एक्सपेरिमेंट्स में जब आप रिजल्ट रिपोर्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना होता है। नहीं, थ्योरी में भी पहले आया करता था क्वेश्चंस, स्कूल टीचर्स का अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें फेवरेट होते हैं, तो वो अभी भी पूछते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। जेई में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आना चाहिए था और फील होना चाहिए था। अच्छा, अब इतना पढ़ा दिया है, उसको फिजिक्स में मैं स्किप कर दूंगा, यहीं पे पढ़ा दिया, समझो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फील हो गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। आई एम 100% श्योर आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देगा, इन कैलकुलेशंस। जेई में तो बोले कंफर्म नहीं है इससे आएगा कि नहीं आएगा, बट स्कूल एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन इससे आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। क्या हुआ, किसी ने मेजरमेंट निकाली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए उसने मेजरमेंट निकाली, समझो उसके घर का हॉल था। there's a 11th standard student whose hall dimensions were measured by measuring instrument and were reported as 5.1 meter and 2.5 मीटर। उसके घर में एक बड़ा हॉल था जिसका मेजरमेंट 5.1 मीटर बाय 2.5 मीटर था। तो मैंने पूछा वो मुझे एरिया निकाल के बताओ, तो उसने एरिया कैलकुलेट किया, वो आया 12.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने मुझे एरिया रिपोर्ट किया, तो एरिया रिपोर्टेड वाज 12.75 meter square. How many significant figures are there in this 12.75? 4. 4 significant figures, right? Question is, इतना प्रिसीजन उसके मेजरमेंट में था क्या? इतना प्रिसीजन उसके मेजरमेंट में था क्या? नहीं सर, नहीं था। उसने लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मीटर टेप यूज किया, और बाद में रिपोर्टिंग जो करी, रिपोर्टिंग बड़ा प्रिसाइज दिख रहा है। रिपोर्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं। मैं सोच रहा हूँ शायद कोई अच्छा डिवाइस यूज किया होगा, प्लानीमीटर या कुछ तो अच्छा यूज करके उसने इतना प्रिसाइज आंसर निकाला 12.75 मीटर स्क्वायर। फिर बाद में मैंने बैक जाके देखा, अरे ये तो मैंने कहा ये तो लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट 5.1 और 2.5 मीटर। तो ये तो उसके मेजरमेंट्स ही प्रिसाइज नहीं थे, तो लेस प्रिसाइज मेजरमेंट्स के हेल्प से ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कैसे बनेगी? एरिया तो आपने कैलकुलेट किया है, एरिया आपने ये नहीं किया क्या? एरिया वाज नॉट मेजर्ड डायरेक्टली, एरिया वाज कैलकुलेटेड, राइट? मेजरमेंट्स तो उसकी लेंथ एंड विड्थ थी 5.1 एंड 2.5 मीटर। तो वही प्रिसाइज नहीं है, तो उससे जो कैलकुलेशन करी है वो कैसे प्रिसाइज हो जाएगी? तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसको समझाया, बाबा मुझे मिस गाइड मत करो, आप उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स डालो जितने आपके मेजरमेंट में थे। आपके मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, मैं उसको बोलूंगा राउंड ऑफ करो इसको 13 मीटर। तो 12.75 को उसको 13 मीटर बोलना पड़ेगा, राइट? तो इसके ऊपर जेई में, नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं और स्कूल एग्जाम्स में भी पूछते हैं। They will give you 2 measurements and they will ask you to perform some calculations. वो calculations करने बोलेंगे आपको, और क्या बोलेंगे? Do these calculations with due respect to significant figures. तो length is 5.1 meter and width is 2.5 meter. So area is not 12.75, it is 13 meter. राइट, बिकॉज यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को। वहां लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा, तो आप समझ जाना 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछ रहा। तो वो सिग्निफिकेंट, वैसे ऑप्शन देखोगे वहां पे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, 12.750 भी लिखा होगा, 12.75 भी लिखा होगा, 12.8 भी लिखा होगा, 13 भी लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होंगे।
दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द रूल. तो रूल क्या बोलता है? रूल सेज number of significant figures in product and significant figures in product and division, sorry, quotient, product and quotient should be same as lesser in operands. जिन पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें जो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, उसमें जो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, उसमें उतनी, फाइनल आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. देख लेना, शायद ग्रामेटिकल एरर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट क्वेश्चन शुड बी सेम एज लेसर इन, बराबर, लेसर इन ऑपरेंड्स. अब यहाँ पे बी केयरफुल अबाउट नंबर. नंबर की कहानी अलग है. कई लोग नंबर और मेजरमेंट में मिक्स, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ सर्कल निकालना, आपको कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा क्वेश्चन आता है, where radius is 2.5 centimeter, take pi as 3.1. तो अब एरिया निकालोगे, ठीक है, एरिया निकालोगे तो क्या करोगे आप? पाई आर स्क्वायर, तो ये 5/2, सॉरी 10/4 कर लो, 1600, 314/16 हो गया. 10/4 था, 100 16, so 16/16, 51 for 9 times, 154, 10, 100 is 6 times, 96, and 40 is 2 times 5. तो आंसर आया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी आप आंसर क्या डालोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर. व्हाई? बिकॉज 2.5 में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका आंसर में जाऊंगा. अगर मैंने आपको 2.50 सेंटीमीटर बोला होता तो आपका आंसर क्या होता था? 19.6. 19.6, बिकॉज यहाँ तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 19.6 मेरा आंसर होता था. अगर मैंने क्वेश्चन में 20, अभी आपका आंसर क्या होता था? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 19.6. अभी आपका आंसर क्या होता था? 19.62. 3 नहीं होगा. राउंड ऑफ का एक रूल शायद आप नहीं पढ़ा आपने. 5 से ऊपर होगा तो, 5 से बड़ा होगा तो बढ़ा सकते हो, 5 से छोटा होगा तो रिटेन करना है. आप शॉप में जाओगे, आपका बिल बना है 10.51, तो आपसे 11 रुपए लेगा. 10.49 तो आपसे 10 रुपए लेगा. 10.5 के लिए दूसरा रूल है, मैं बताता हूँ. मुझे लगा था पता होगा, बताता हूँ, कंफ्यूजन मत रहना, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो वहां पे 19.62 भी एक लिखा होगा, 19.63 भी लिखा होगा, दोनों लिखे होंगे. इनमें से एक ही करेक्ट आंसर. एंड टू योर सरप्राइज, दिस इज करेक्ट आंसर. आई विल एक्सप्लेन व्हाई देन, व्हाट इज द रूल बिहाइंड राउंडिंग ऑफ. क्यों आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करी? यहाँ 4 है, पाई में तो 3 ही है. आंसर में आपने 19.62 की बात करी. मैंने कहा ठीक है. क्यों बोला आपने? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3.14 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं? 3. तो यही आपको फील करना है. उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करना ही इलॉजिकल है. क्यों? दिस इज नॉट अ मेजरमेंट, दिस इज अ नंबर. पाई एक नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलना लॉजिकल नहीं है. कभी किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाए तो आप पढ़ लेना,
बट इट इज नॉट लॉजिकल। अगर मैं बोलूं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैं पूछूं आपसे 11 में कितने सिग्निफिकेंट आप लोग दो और मैं पूछूं 10, एक्चुअली इलॉजिकल। नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये Yes, एक sir. बार किसी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट किया था। पाई की वैल्यू को भी उनने सिग्निफिकेंट बनाया था जबरदस्ती। कैसे? लिख के कि पाई का कैलकुलेशन किया गया है किससे? सरकमफ्रेंस और डायमीटर से। भाई पाई क्या होता है? पाई इज अ नंबर which represents ratio of circumference of any circle to its diameter। दुनिया में कोई भी सर्कल उठाओ, उसका सरकमफ्रेंस मेजर करो और डायमीटर मेजर करो, दोनों को डिवाइड करो, एक कांस्टेंट नंबर आता है, उसी नंबर का नाम दिया गया था पाई। तो उन्होंने ऐसा लिखा था वहां पे, सरकमफ्रेंस इतना है, डायमीटर इतना है, वहां से आपको पाई एस्टिमेट करना था। तो उस केस में फिर पाई, फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पिक्चर में आ गए थे, राइट। बट यहाँ पे जब मैंने आपको बोला यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ 2.500 के देखना है। यहाँ पे मेरे लिए नंबर है और ये मेजरमेंट है, तो मेरा आंसर होगा 19.62। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि नंबर्स को ध्यान नहीं देना, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसकी काउंट करनी? मेजरमेंट्स की काउंट करनी है, नंबर्स की काउंट नहीं करनी। अब जरा ये रूल देख लो आप राउंड ऑफ करने का। सबको पता है 5 से बड़ा होगा तो इंक्रीज कर दो, 5 से कम होगा तो रिटेन कर लो। बट कभी कभी सब भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट 5 होगा तो क्या रूल है। व्हाट इज द रूल फॉर एग्जैक्टली 5? तो एग्जैक्टली 5 के लिए जो रूल है, जैसे 19.25 आया और 19.35 आया, अगर मुझे यहाँ राउंड ऑफ करना है तो मैं इसको 19.2 बोलूंगा, अगर यहाँ राउंड ऑफ करना है तो मैं 19.4 बोलूंगा। रूल ये है कि जहां पे राउंड ऑफ कर रहे हो आप, राइट, इफ दैट डिजिट इज इवन रिटेन इट, इफ इट इज ऑड तो एड 1 टू इट। आ रहा समझ में? जहां पे आप रिटेन मतलब राउंड ऑफ कर रहे हो, इस डिजिट पे आप राउंड ऑफ कर रहे हो, राइट, यहां से राउंड ऑफ कर रहे हो, तो इफ दिस डिजिट इज इवन रिटेन दैट डिजिट, इफ दैट डिजिट इज ऑड make it even, add 1. So this is the rule. आया समझा? आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. तो ये कभी कभी भूल जाते हैं सब लोग, 5 और 5 से बड़ा होगा तो ऐड नहीं करना है, राइट। अगर इवन है तो रिटेन इट, ऑड है तो ऐड 1, सो दैट इट अगेन बिकम्स इवन, वो फिर से इवन बन जाएगा। ठीक है? Yes, ओके, sir. तो ये भूलना मत है, इंपॉर्टेंट रूल है राउंड ऑफ करने का। 5 से बड़ा होगा तो ऐड 1, 5 से छोटा होगा रिटेन, एग्जैक्टली 5 होगा तो क्या करें? एग्जैक्टली 5 होगा तो चेक करो जहां पे राउंड ऑफ कर रहे हो आप, वो अगर इवन है, रिटेन इट, ऑड है तो ऐड 1। ओके, तो ये हो गया इसके लिए रूल, एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड number of significant in figures in addition and subtraction। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कंसीडर करें? तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रोल नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल का होता है। तो सम और डिफरेंस शुड contain that many digits after decimal as sorry, minimum in all operands, जैसे किसी ने बोला एक वेइंग
मशीन है उसमें 12.0 ग्राम रखा है, 1.35 ग्राम रखा है एंड 2.28 ग्राम रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सम। एक वेइंग मशीन में ये तीनों रखा हुआ है, तो फाइनल आंसर जो मशीन दिखाएगी वो क्या आने वाला है। तो जो मशीन दिखाएगी वो आपको जब रिपोर्ट करना है, मशीन की तो हम नहीं जानते कि मशीन कैसे डिजाइन किया, बट मुझे अगर रिपोर्ट करना होगा तो मैं ऐसे रिपोर्ट करूंगा, नॉर्मल मेथड से ऐड कर लूंगा 3, 3, 6, 15.63 ग्राम। ठीक, अब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा कहाँ पे, दिस कंटेन्स 1 place after decimal, 2 places after decimal, 2 places after decimal, सबसे कम कितना 1 है, तो मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ करना, तो 15.6 ग्राम। व्हाट्स द पर्पस, द रीजन, अगेन प्रिसिजन इज द स्टोरी। लेस प्रिसाइज जो होगा उसी में मैं अपना आंसर रिपोर्ट करूंगा। तो प्रिसिजन यहाँ पे एक्चुअली लीस्ट काउंट मैटर करता है। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखने जाओगे आप तो फिर स्टोरी बदल सकती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में स्टोरी बदल सकती है। इसके लिए यहाँ पे क्लियरली आप बुक पढ़ोगे, वहां पे लिखा होगा सम और डिफरेंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइड रख दो, यू चेक द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं ऑपरेंड्स में, जो मेजरमेंट्स आपके हाथ में है उनमें से कितनी कितनी प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, उनमें से जो सबसे कम है उतने डेसिमल, उतने डिजिट्स आपको रिटेन करना है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में प्रोडक्ट एंड क्वोशंट शुड कंटेन as many significant figures as are minimum in operands। जो मेजरमेंट्स ऑपरेट कर रहे हो आप उन पे जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके प्रोडक्ट और डिवीजन में होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स साइड रख दो आप, यू विल हैव टू कंसीडर नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आती वो कंसीडर। ओके, क्लियर है? Yes, sir. So that's all. Good. That's all in significant figures. इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वर्कशीट में मिलते रहेंगे, करेंगे हम लोग बाद में। फिजिक्स में अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत डिटेल में बता दिया, इतना ही है। फिजिक्स में भी सिर्फ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रह जाते हैं, राइट, तो वो करेंगे बाद में। अब चलते हैं, है ना टाइम अपने पास? ओह 13 मिनट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, उसके पीछे भी एक कहानी है, जबकि ये बहुत आसान सी चीज है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है, स्कूल एग्जाम्स में आएगा, जेई नीट में तो सालों से नहीं पूछा है, बट ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी में दिया है तो पूछ भी सकते हैं कभी भी। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या काम। आज आप घर पे एक नया डिश ट्राई करोगे, ठीक है, इफ यू ट्राई अ न्यू डिश एट होम, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन यूट्यूब चैनल, कोई यूट्यूब चैनल उठाओगे, वहां पे आप जाके डिश टाइप करोगे और उसका रेसिपी लिखा होगा, उसमें क्या दिया होगा, कस्टर्ड बनाना है, तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट, राइट, एक कस्टर्ड बनाने की आप ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए होंगे एंड एक प्रपोर्शन दिया होगा, एक प्रपोर्शन दिया होगा कि अगर इतना क्वांटिटी वाटर लिया है तो इतना टेबल स्पून शुगर डालना है, इतने ग्राम फ्रूट्स डालने हैं, तो एक प्रपोर्शन दिया रहता है, राइट। कोई भी चीज आप बिरयानी बनाओगे तो उसमें क्या होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए होंगे, इतना राइस, इतना चिकन, इतना ऑयल, इतना ये सब कुछ दिया रहता है। तो इंग्रेडिएंट्स भी फिक्स होते हैं एंड उनका प्रपोर्शन भी फिक्स होता है, राइट। बट माय कि अगर मुझे जो प्रपोर्शन दिया है वो डिस्टर्ब कर दूं तो क्या कस्टर्ड नहीं बनेगा?
अरे ये तो बोला ना कोई, ये तो भी केमिस्ट्री ने, तो डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर शुगर उसने 1 टेबल स्पून की जगह मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया, तो कस्टर्ड कस्टर्ड नहीं रहेगा क्या? बनेगा सर। तो दो दे हैव प्रिस्क्राइब्ड अ प्रपोर्शन, बट वो इतना रिजिड नहीं है, राइट? आपने चाय बनाई है, 1 कप चाय है, तो उसमें इतना मिल्क इतना वाटर है, थोड़ा मिल्क बढ़ा दिया तो चाय ही रहेगी, राइट? बट कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं होता। जो कंपाउंड्स हैं हमारे, उनमें ऐसा नहीं होता। इनके कुछ रिजिड रूल्स हैं, इनके कुछ, आपके खाने की डिश में अगर आप इंग्रेडिएंट भी चेंज कर दोगे, ऑब्वियसली कुछ लिमिट में, अभी कस्टर्ड में मैं मिर्च नहीं डालूंगा, राइट? या बिरयानी में शक्कर नहीं डालूंगा, राइट? बट अगर कुछ इंग्रेडिएंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर भी दो, तो उससे पूरी की पूरी डिश का नाम नहीं बदल जाता। कस्टर्ड बनाने के फॉर्मूले में पाइनएप्पल लिखा था, मैंने पाइनएप्पल नहीं डाल के कोई दूसरा फ्रूट डाल दिया, वाटरमेलन ही डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो कस्टर्ड का फिर मस्टर्ड बन जाएगा, तो वो कस्टर्ड कस्टर्ड ही रहने वाला। बट कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं होता, राइट? हमने एक वर्ड पढ़ा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनफैक्ट 3 वर्ड पढ़े थे हमने, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो जैसा ये वर्ड है, ये आपके डिश जैसा ही है, जो मर्जी जहां मिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नई चीज बन जाए, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलता है। बट जब कंपाउंड फॉर्म करने की बात आती है, जब कंपाउंड फॉर्म करने हैं, तो इसके एक कंपाउंड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो फिक्स है। अब वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना, चाहे कुछ भी कर, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। बाकी आप फिर कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, इसके अलावा तीसरी चीज उसमें डलने वाली नहीं है। प्योर वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर एंड, सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। और तो और प्रपोर्शन भी बहुत फिक्स है, प्रपोर्शन भी रिजिड है, प्रपोर्शन इज रिजिड, कि भाई यही प्रपोर्शन में मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने प्रपोर्शन चेंज कर दिया तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, नहीं? अगर कहीं गलती से, एक तो बनेगा ही नहीं प्रपोर्शन चेंज करके, अगर बना तो वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हेलो? Yes, sir. धीरे धीरे तुम लोग रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हो। चलो, किसने बोला? हाँ, तो जैसे आपके शुगर की बात हो रही है, शुगर, इसमें चाय में आपने कितने टेबल स्पून शुगर डाली है, उस कम ज्यादा कर देने से, कम ज्यादा कर देने से आपकी चाय चाय ही रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बन जाए। बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। हाँ, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मिक्सचर में यहाँ पे भी हमने देखा था चलता है, रेशियो आपने चेंज कर दिया, प्रपोर्शन चेंज कर दिया, 2 चीजों को इनको मिक्स किया, प्रपोर्शन चेंज कर दिया, कोई टेंशन नहीं। बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं चलता। कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कंपाउंड है उसके इंग्रेडिएंट्स फिक्स हैं, वो इन्हीं एलिमेंट्स को लेके बनेगा, और तो और उसका प्रपोर्शन भी फिक्स है, राइट? कि इसी प्रपोर्शन में बनता है। तो यही चीजें हैं कि कितना क्या लिया लेंगे तो कितना क्या बनेगा। तो कुछ रूल्स हैं जो आज स्टूडेंट्स को, बच्चों को, हमको बहुत ऑब्वियस से लगते हैं, बट आगे चल के आपको ऑब्वियस से नहीं लगे। सॉरी, पहले, कई साल पहले ये सब ऑब्वियस नहीं लगता था। दिस वाज अ डिफरेंट स्टोरी, ये एकदम अलग ही चीज हुआ करती थी, राइट? इट टुक मेनी इयर्स फॉर देम टू एस्टेब्लिश दीज लॉज। ये लॉज को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको कई साल लग गए, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं एक एक करके, कुछ 5 लॉज हैं, राइट? बड़े इंटरेस्टिंग लॉज हैं, मतलब आपको समझ में आ रहे हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। और लोगों को पहले से ही जो चीज पता है उसमें इंटरेस्ट कम आता है। अब सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको मालूम है, लेकिन
कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। फॉर एग्जांपल, तो यही एक लॉ है, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, जैसे आपको इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 1 kg वुड लिया, 1 kg वुड लिया और उसको बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न कर दिया, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? अरे लिटरेचर वाला वर्ड तो बताओ, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? चारकोल। अरे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं Ash. बच्चा? एशेस, ऐश बचता है, जो बच गया वो ऐश है। तो 1 kg वुड लिया था, तो उसके जलने के बाद 1 kg ऐश बचता है क्या? 1 kg वुड बर्न करने के बाद क्वेश्चन इज, क्या 1 kg sir. ऐश बचता है? No. नहीं बचता। तो क्या मैटर डिस्ट्रॉय हुआ है? सर कन्वर्ट हो गया। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो कन्वर्ट हो गया है। हाँ, तो इसीलिए आज आपको सबको पता है, राइट? तो इसके लिए आप लोग कम इंटरेस्टिंग लगेगा, बट एक्चुअली देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु हैड वर्कड ऑन इट कई साल पहले। अभी हम भी जब छोटे थे तो कुछ स्मार्ट अंकल आते थे घर पे, पूछते थे, बेटा बताओ 2 kg पानी हैवी है या 2 kg एयर हैवी है? हम भी सोचते थे एयर तो हल्का ही होगा, हम भी बोलते थे 2 kg एयर हल्का है। तो लॉन्ग टाइम बैक ये सब चीजें कंफ्यूजिंग थी। लोगों को लगता था कि शायद मैटर मास डिसअपियर हो गया, मास मतलब कन्वर्ट हुआ नहीं बोलते थे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं गया। लोगों को लगता था मास कम हो जाता है, राइट? जैसे वर्कआउट करने के बाद मास कम हो जाता है, उनको लगता है कि ये मास मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आज आपको सबको पता है, बट लॉन्ग टाइम बैक they used to conduct a lot of experiments to establish this. कुछ लोगों को जिनको पता लग गया, इनफैक्ट मैं आज भी बोलता हूँ, आप 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के भी कुछ बच्चों से पूछ लो कि 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है, तो अगर इसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और कहीं पे कलेक्ट करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ स्टीम निकलेगा? स्टीम, वाटर नहीं। तो मेनी ऑफ देम विल से 1 kg से तो कम ही निकलेगा, बिकॉज स्टीम लाइट होता है, गैस है, लाइट होता है। सिविल वाली बुक तो वहीं रखी है, वहाँ जहाँ मामी रखती है ना मेरी। तो कई लोग पक्का बोलेंगे कि मैं स्टीम तो थोड़ा कम ही बनेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ एस्केप नहीं किया है तो जितना था उतना ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे तो। अगर आप उसको फील कर पाओगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो आई विल स्टॉप हियर।